सब लोग ड्राइंग रूम में जमा हुए थे, जबकि आफरीन सर झुकाए बैठी थी। फैजान के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसे इस निकाह के लिए जबरदस्ती राजी किया गया है। मरियम बेगम एक कोने में बैठी हुई नम आंखों से ये सब देख रही थी। इस जगह उनकी बेटी को होना था। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए वो आफरीन को देखने लगी। कुछ देर बाद ही दोनों का निकाह भी हो गया था। निकाह होते ही फैजान वहां से उठने लगा था जब राबिया बेगम ने उसका हाथ पकड़ा था। कहाँ पर जा रहे हो फैजान? राबिया बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मैंने सिर्फ निकाह के लिए ही हामी भरी थी मम्मी। इससे आगे आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, वो अटल अंदाज में बोला था। मुझे परेशान कर कर, मेरी बद्दुआ लेकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। राबिया बेगम के कहने पर वो बर्दाश्त करता हुआ जबरदस्ती अपनी जगह पर बैठ गया था। फिर सब लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और फिर खाना शुरू किया गया। खाना शुरू होने के बाद आफरीन को फैजान के साथ रुखसत कर दिया गया था। राबिया बेगम आफरीन को अपने साथ ले आई थी। उसे फैजान के कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा दिया था। शादी तो सादगी से हुई थी, मगर राबिया बेगम ने फैजान का कमरा फूलों से सजाया था। मैं जानती हूँ आफरीन, तुम्हारी शादी को लेकर बहुत अरमान होंगे, मगर फैजान नहीं माना था। मैं जानती हूँ तुम फैजान को अपनी मोहब्बत से बदल दो। राबिया बेगम के कहने पर आफरीन मुस्कुरा भी न सकी थी। अभी फैजान थोड़ा गुस्से में है, लेकिन तुम फैजान से मोहब्बत करती हो ना, तुम उसे अपनी मोहब्बत से अपनी तरफ कर लेना, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो हंसी तो आफरीन सर झुका गई थी। और यहाँ की कोई बात फैजान की घर पर मत बताना। मैं नहीं चाहती मेरा रिश्ता शबीना भाभी और नसीम भाई से खराब हो। राबिया बेगम ने परेशान होते हुए कहा था। आप परेशान ना हो फुप्पो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, यहाँ की कोई बात वहाँ ना पहुँचे। आफरीन के कहने पर राबिया बेगम ने उसकी बलाएं ली और कमरे से निकल गईं। फैजान बाहर लॉन्च में ही बैठा था। अंदर जाओ, दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। राबिया बेगम के कहने पर फैजान अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरा बंद करते हुए बेड पर नजरें झुकी आफरीन पर पड़ी थी। वो मुस्कुराया और अपने कुर्ते के बटन खोलता हुआ आफरीन के सामने बैठा था। आफरीन कुछ डरी सी थी। वो उसको अपने पास बैठने पर खिसकी थी। घबरा क्यों रही हो आफरीन? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरे पास सुकून मिलेगा। जो तुम चाहती थी वो तुम हासिल कर चुकी हो। मुबारक हो बहुत। फैजान की बातें और उसके तानों का तीर आफरीन को अपने आर पार होते हुए महसूस हो रहे थे। फैजान, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो। मैंने तो बस आपसे मोहब्बत की थी और आपने इस मोहब्बत को ही मेरे लिए जुर्म बना दिया है। आफरीन ने कहा तो फैजान अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर बेड पर लेट गया था। आफरीन उसे देखती रही थी। कुछ देर खामोशी रही, जबकि फैजान गुलाबों को घूर रहा था। जानती हो, इस पल के खूबसूरत ख्वाब मैंने महक के साथ सजाए थे। महक की चुलबुली बातें, उसके नखरे, सब कुछ मुझे अभी तक अपने आसपास महसूस होता है। तुम्हारी मुझसे शादी तो हो गई है, मगर तुम कभी भी महक की जगह नहीं ले सकती। तुम सारी जिंदगी इस अफसोस में गुजार दोगी कि मेरे दिल पर सिर्फ महक ने राज किया है और वही करेगी। फैजान के कहने पर आफरीन की आंखें आंसुओं से भर आई थी। मेरी गलती क्या है फैजान? आफरीन ने रोते हुए पूछा था। मुझसे मोहब्बत करना। आफरीन फूट फूट कर रोने लगी थी। आफरीन बेड से उठने लगी थी जब फैजान ने उसकी कलाई पकड़ी थी। तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा तुम्हें जान से मार दूं और अपनी जान छुड़ा लूं, मगर फिर अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर हो गया था। मैं तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करूँगा, मगर तुम सारी ज़िंदगी मेरी मोहब्बत पाने में गुजार दोगी। फैज़ान मुस्कुरा रहा था और आफरीन को मालूम हुआ था कि इस दुनिया में महबूब से बड़ा कोई जालिम नहीं होता। ऐसा ना हो फैज़ान, आपका मुझे यूँ सताते सताते ऊपर वाला आपको वहाँ मारे जहाँ आपका सांस लेना मुश्किल हो जाए। आपको अपने ऊपर मोहब्बत लफ्ज़ हराम लगने लगे। आफरीन की बात पर फैज़ान ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल में उसे ज़ोर से खींचा था। वो एकदम फैज़ान के ऊपर गिरी थी। बकवास मत करो आफरीन,
और ये याद रखो, लव मैरिज तुम्हारी तरफ से है, मेरी तरफ से तो ये अरेंज मैरिज से भी ज़्यादा बुरी है। तो अच्छी वाइफ बनकर मेरे ऑर्डर्स को मानो, मेरे दिल में तो जगह मिल नहीं सकती, ऐसा ना हो कि मेरे घर में भी जगह ना मिले। फैज़ान कहता हुआ आफरीन के ऊपर हावी हुआ था। पहली बार आफरीन को पता लगा था कि पसंदीदा इंसान की कुर्बत भी इतनी दर्दनाक हो सकती है। सुबह फैज़ान की आँख खुली तो आफरीन बिखरी हुई उसकी बाहों में लेटी थी। उसकी कुछ चूड़ियाँ बेड पर टूटी हुई पड़ी थीं। उसने 2 साल की झुंझल आफरीन पर उतारी थी, जो बिना कुछ कहे खामोशी से सह गई थी। फैज़ान ने बेड क्राउन से टेक लगाकर कुछ देर आफरीन को सोते देखा था, फिर वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, फिर तैयार होकर कमरे से निकल गया था। फैज़ान वापस कमरे में आया, ड्रेसिंग में से एक मखमल का डिब्बा निकाला और डब्बा आफरीन की तरफ फेंक दिया। फैज़ान के कमरे से जाने के बाद आफरीन ने आंखें खोलीं और सारी रात इज्जत नफ्स के कुचले जाने पर रोती रही थी। फैज़ान बहुत नरमी से उसके करीब आया था, लेकिन फैज़ान की बातें, उसके ताने सब जानलेवा था। फिर उसने इस मुँह दिखाई के गिफ्ट को देखा और फिर देखकर अपने फर्श पर फेंक दिया था। तुम चली गई महक, मगर जाते जाते मेरी इज्जत नफ्स भी छीन ले गईं। समझ नहीं आया मैं क्यों तुम्हारे वापस आने की दुआ करती हूँ। सिसक सिसक कर कहते हुए आफरीन बेड पर मुंह छुपाते हुए गिर गई थी। दिन एक बार फिर तेजी से गुजर रहे थे। आफरीन की जिंदगी की बची कुछ खुशियाँ भी खत्म हो चुकी थीं। राबिया बेगम ने उसे समझाया था कि औलाद के आने से सब ठीक हो जाएगा। बाप बनने की खबर भी जल्दी मिली थी। फैज़ान खुश तो बहुत हुआ था, आफरीन की तरफ उसका ध्यान भी जाता था और अब दिल आहिस्ता आहिस्ता आफरीन के तर्ज खींचने लगा था। मगर वो बार बार खुद को याद दिलाता था कि वो महक से मोहब्बत करता है और दूसरी मोहब्बत उस पर हराम थी। फैज़ान ने अब आफरीन को ताने देना, उससे और बहस करना छोड़ दिया था, मगर उसने आफरीन से किनारा कर लिया था और इस बार आफरीन ने भी खामोशी तैयार कर ली थी। ना उसने राबिया बेगम को बताने की कोशिश की थी, ना ही फैज़ान को बताने की। अपनी ज़िंदगी अपने आने वाली औलाद पर कुर्बान कर दी थी। फैज़ान की मोहब्बत हर आने वाले दिन के साथ बेजान होती जा रही थी। वो काम में बिजी थी जब शबीना बेगम की कॉल आई थी। मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? आफरीन ने नरमी से कहा था। अफ़ान क्या महक से मोहब्बत करता था? शबीना बेगम की बात पर आफरीन एकदम से चौंकी थी। बिल्कुल नहीं मम्मी, भाई तो उसे बिल्कुल नापसंद करते थे। क्यों, सब ठीक तो है? आज अचानक से ये सवाल क्यों? आफरीन ने पूछा था। मैंने कल अफ़ान के फ़ोन पर महक की फ़ोटो देखी थी, शबीना बेगम ने परेशान होते हुए कहा तो आफरीन की आंखें भी हैरत से फैल गई थीं। मम्मी, अगर आपको ये शक है तो आप ऐसा करिए, भाई की शादी कर दीजिए। आफरीन ने राय दी थी और शबीना बेगम उसकी बात पर सोचने लगी थीं। अफ़ान, शबीना बेगम ने कमरे में आते हुए अफ़ान को आवाज़ दी थी, जो सूटकेस में अपने कपड़े रख रहा था, तो उसने नज़र उठाकर अपनी माँ को देखा था। तुम कहीं जा रहे हो? शबीना बेगम ने अफ़ान को कपड़े पैक करते हुए पूछा था। जी, 1 हफ्ते के लिए जयपुर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं। अफ़ान ने अपना काम करते हुए कहा था। शबीना बेगम ने उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस लेकर उसके हाथ से कपड़े लिए थे। मैं पैक कर देती हूँ, तुम बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने अफ़ान को बेड पर बैठने का इशारा किया था। आफरीन की शादी हो चुकी है अफ़ान, और कुछ ही महीने में उसका बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? फैज़ान ने महक के पीछे अपने 2 साल बर्बाद कर दिए। उसका तो समझ आता है कि वो महक से मोहब्बत करता था, मगर तुम किस बात का शौक मना रहे हो? तुम्हें कितनी उम्र निकाल कर शादी करनी है? शबीना बेगम के पूछने पर अफ़ान होठ मीच गया था। शादी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है मम्मी, अफ़ान ने जवाब दिया था। बहुत ज़रूरी है अफ़ान, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारी वहाँ से आने के बाद शादी कर दूंगी तुम्हारी। मैं रिश्ता देख चुकी हूँ। शबीना बेगम के कहने पर अफ़ान के चेहरे पर नागवारी फैल चुकी थी। मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरा रिश्ता देखिए? मैं आपको बंद लफ्ज़ों में बता दूं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, बल्कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। वो कौन है जिससे तुम मोहब्बत करते हो अफ़ान? मुझे तुम ज़रा उसका नाम तो बताओ। शबीना बेगम ने सख्ती से पूछा था। नूर नाम है उसका,
अफ़ान ने बेझिझक कहा था, तो शबीना बेगम ने गहरी सांस भरी। शुक्र है, मैंने कल तुम्हारी स्क्रीन पर वॉलपेपर पर लगी हुई महक का फोटो देखा था। मैं समझी थी कि तुम भी फैजान की तरह उसकी मोहब्बत में पागल हो गए हो। शबीना बेगम ने कहा था, और उसका फोटो तुम्हारे वॉलपेपर पर कर क्या रहा है अफ़ान? शबीना बेगम ने कड़े तेवर से देखा था। मैं जहाँ भी जाता हूँ महक को ढूंढने, तो मुझे उसकी फ़ोटो दिखानी पड़ती है। इसे वॉलपेपर पर लगा ली है ताकि मैं उसे भूलूं ना, और ये मुझे याद रहे। मुझे महक को ढूंढना है, अफ़ान कहते हुए खड़ा हुआ था और अपना सूटकेस तैयार करने लगा। शबीना बेगम कुछ देर उसे घूरने लगी। शबीना बेगम पलट गईं। अफ़ान, अपनी नूर से बात करो और उसे इसी हफ्ते शादी के लिए तैयार करो। मैं भी सारी तैयारियां कर चुकी हूँ। तुम्हारे वहाँ से लौटते ही तुम्हारा निकाह कर दूंगी। ये कहते हुए शबीना बेगम अपने कमरे से निकल गई थी। अफ़ान उनकी बात को अनसुना करते हुए अपना बैग रेडी कर कर कमरे से निकला था। इस टाइम वो फॉर्मल ड्रेस में था। अफ़ान के बाहर आते ही ड्राइवर ने उसका बैग गाड़ी में रखा था। तुम्हारे हिटलर भाई मेरे हाथों से मारे जाएंगे अगर अब इन्होंने कुछ कहा तो। इनका सर गर्दन से पकड़कर महक की ये गुस्से भरी बात अफ़ान के दिमाग में गूंजी थी। इस गुजरते हुए सफ़र को देखते हुए अफ़ान के होठ मुस्कुराने लगे थे। ऊपर वाले, मैं सारी जिंदगी भी महक को ढूंढते हुए नहीं थकूंगा। अगर वो जिंदा है तो उससे मुझे मिलवा दे। अगर वो मर चुकी है तो उसकी खबर मुझ तक पहुंचा दे। मैं थोड़ा दर्द सह लूंगा, मगर दिल को सुकून आ जाएगा। अफ़ान के दिल से ये दुआ निकली थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही वो मैनेजर के साथ जयपुर के लिए निकला था। जयपुर में उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करना था। जेम्स फूड के साथ फैसल शाह था। तुम ये सारे ड्रामे इसलिए करती हो ना, ताकि मेरी स्टेशन हासिल कर सको? फैजान गुस्से से बोला था। आफरीन आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। राबिया बेगम ने कहा था, औलाद के बाद फैजान ठीक हो जाएगा, महक को भूलकर उनके साथ जीने लगेगा। मगर आफरीन की प्रेगनेंसी को 7वां महीना चल रहा था। फैजान होने वाले बच्चे के लिए थोड़ा फिक्रमंद तो होता था, मगर आफरीन के लिए उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं आपकी तवज्जो जो हासिल करने के लिए खुद को चोट क्यों पहुंचाऊंगी? वो रोते हुए अपने हाथ के नाखून से निकलता हुआ खून देखने लगी थी। क्योंकि तुम ऐसी ही हो। प्लीज मेरे सामने रोया मत करो, मुझे और गुस्सा आता है। बाहर जाओ यहाँ से। फैजान गुस्से से बोला तो आफरीन होठ से होठ मीचती हुई उसे देखने लगी थी। आप बहुत पछताएंगे फैजान, जिस कंडीशन में आप मुझे दुख दे रहे हैं ना। आफरीन कहते कहते फिर होठ मीच गई थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आफरीन, मुझसे शादी मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर अब मुझसे शिकायत क्यों कर रही हो? फैजान ने फौरन उसकी दुखती हुई नस पर हाथ रखा था। आपके दिल में मेरे लिए तो क्या, महक के लिए भी जगह नहीं है। बल्कि शायद आप तो महक से भी मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि अपने दिल में मोहब्बत रखने वाला इंसान दूसरों की जिंदगी में कांटे नहीं बुझाता है। आफरीन कहती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी थी। तभी फैजान गुस्से से खड़ा होता हुआ उस तक आया था और उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ा था। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, अपने इस मुंह से महक का नाम मत लिया करो। तुम अब तक उससे जलन और हसद रखती हो। फैजान गुस्से से बोला था। अगर आपसे शादी ना हुई होती तो शायद जलन और हसद रख लेती, मगर आपसे शादी करने के बाद एहसास हुआ कि मैं तो आपको हीरा समझकर कांच के टुकड़ों के पीछे भागी थी, जिसको जख्मी करने के अलावा और कुछ नहीं आता। फैजान का हाथ झंझोड़ते हुए वो कमरे से निकल रही थी तो एक पत्थर छोड़ गई थी। फैजान ने जोर से दरवाजे पर लात मारी और गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगा। आफरीन कमरे से बाहर निकलकर खुली हवा में आई थी। अपने पेट में पल रही जान को महसूस करते आंखें मीची थीं। पता नहीं इसको भी इसका हक मिल पाएगा या नहीं, या मेरी मासूम सी जान भी फैजान के गुस्से की भेंट चढ़ जाएगी। ऊपर वाले, मुझसे गलती हुई कि मैंने फैजान को मांगने की जगह महक को रास्ते से हटाने की दुआ मांगी थी। महक तो रास्ते से हट गई, मगर मैं खाली हाथ हूँ। मैंने कभी फैजान के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं मांगी। मेरे साथ कोई चमत्कार कर दे, मेरी जिंदगी आसान कर दे। आसमान की तरफ देखते हुए आफरीन रोई थी। अफ़ान रात को जयपुर पहुंच गया था। आधी रात उसने काम करते हुए गुजारी थी। अगले दिन उसकी मीटिंग थी और मीटिंग कामयाब रही थी। अफ़ान ने फैसल शाह को अपने ऑफिस में कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया था।
जो कि उन्होंने एक्सेप्ट की थी। अफ़ान उनको लैपटॉप पर कुछ इम्पोर्टेंट दिखा रहा था। फैसल शाह लैपटॉप की स्क्रीन पर झुकते हुए कुछ देख रहे थे जब टेबल पर रखा अफ़ान का फ़ोन बजा था। लगातार 3 मैसेज आए थे। अफ़ान ने फ़ोन अनलॉक करते हुए देखा और फिर मैसेज नज़रअंदाज करते हुए वापस काम में बिज़ी हो गया था, लेकिन वापस स्क्रीन ऑफ करना भूल गया था। फैसल शाह की निगाह अफ़ान के फ़ोन पर पड़ी थी। वो वापस लैपटॉप की तरफ पलटे थे, मगर उनकी नज़रें वापस भटक कर अफ़ान के फ़ोन को ही देख रही थीं। वॉलपेपर पर लगी हुई फ़ोटो को देखकर उन्होंने एक नज़र अफ़ान को देखा था। इस लड़की को मैंने देखा है कहीं। फैसल शाह के कहने पर अफ़ान ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए गौर से उन्हें देखा था। सॉरी, अफ़ान ने ना समझी से कहा था। आई सेड, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। उन्होंने दोबारा वो अल्फाज दोहराए थे। किस लड़की को? ये पूछते हुए अफ़ान का दिल जोर से धड़का था, क्योंकि फैसल शाह की नज़रों का इशारा अफ़ान के फ़ोन की तरफ था। उसके वॉलपेपर पर महक की फ़ोटो लगी थी। आपके वॉलपेपर पर जो फ़ोटो लगी है, इसको, उन्होंने बहुत आराम से कहा था, मगर एक पल में अफ़ान की हालत बिगड़ने लगी थी। कब? कब कहाँ देखा है? शायद न्यूज़पेपर और न्यूज़ में। अफ़ान ने अपने अंदर उठते हुए सवालों को दबाना चाहा था, क्योंकि अगर फैसल शाह ने कह दिया कि उन्होंने इस लड़की को किसी न्यूज़पेपर में देखा था, तो सालों में जो उम्मीद जागी थी, वो पल भर में ढेर हो जाती। नहीं, मैं न्यूज़ वगैरह में नहीं पढ़ता। मैंने कुछ महीने पहले इस लड़की को देखा था। मतलब इसका चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है, मगर कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा तो अफ़ान का दिल हथेली में आकर धड़कने लगा था। अफ़ान ने अपना फ़ोन उठाकर गैलरी में से महक का फ़ोटो लगाकर फैसल शाह के सामने रखी थी। प्लीज़ गौर से देखिए और याद करिए कहाँ देखा है आपने इसे। ये लड़की मेरे लिए बहुत कीमती है। ये समझ लीजिए मेरे लिए सब कुछ है। प्लीज़ ध्यान से देखिए। अफ़ान के कहने पर फैसल शाह ने उसे गौर से देखा था। अफ़ान खानज़दा उनसे गुजारिश कर रहा था, मुझे गौर से देखने दीजिए। उन्होंने ये कहते हुए अफ़ान के फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ा था। महक के फ़ोटो को अपनी आंखें छोटी करते हुए वो गौर से देखने लगे थे। अफ़ान जब कुर्सी से खड़ा होकर बेचैनी से उन्हें देख रहा था, उसने फ़ौरन अपने दिल पर हाथ रखा तो दिल की धड़कनें तेज़ी से धड़कती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक ही फैसल शाह साहब अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए पीछे हुए थे और खामोशी से अफ़ान की तरफ देखते हुए अपना गला खनखारा था। याद आया? अफ़ान ने बेचैनी से पूछा था। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। हाँ, पर इससे पहले मुझे एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है कि इस तरह की लड़की को अपना सब कुछ मान लेना बेवकूफ़ी है। ऐसी लड़कियां किसी की नहीं होती और आप भी नहीं समझेंगे, बल्कि उनको तो ये गुण सिखाए जाते हैं कि बंदे को अपना दीवाना कैसे बनाना है। पर मेरा मशवरा है कि आप जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाइए। ये सिर्फ दिल बहलाने तक ठीक है, इनको अपना सब कुछ मान लेना। वो अफ़ान को समझाते हुए कह रहे थे, जब अफ़ान ने उनका गिरबान से पकड़कर अपने बराबर में खड़ा किया था। शट अप, जस्ट शट अप, यू बस्टर्स, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो। अफ़ान ने चिल्लाते हुए उन्हें कुर्सी से उठाकर ज़मीन पर धक्का दिया था। अफ़ान की चीख सुनते ही मैनेजर दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया था और अफ़ान को फैसल शाह से पीछे किया था, जो अब अपना कोट झाड़ते हुए नीचे ज़मीन से उठकर खड़े होकर अफ़ान को घूर रहे थे। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। इस 2 टके की लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, मुझे गाली दी है। फैसल शाह गुस्से से बोले थे। यू इडियट, मैंने कहा चुप हो जाओ। अफ़ान को पेपर वेट तो उठाते हुए देखा तो मैनेजर ने अपने पूरी जान लगाकर अफ़ान को पीछे किया था, जबकि फैसल शाह गुस्से से ऑफिस से निकले थे। अफ़ान ने पेपर पैट उठाकर गुस्से से ज़मीन पर फेंका था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने? अफ़ान चिल्लाते हुए अपने होंठ मींच गया था। मैनेजर ने पानी का ग्लास अफ़ान की तरफ बढ़ाया था, जिसे अफ़ान ने झटके से पीछे फेंक दिया था। सर, प्लीज़ रिलैक्स, मैं देखता हूँ। मैनेजर ने अफ़ान को चुप करते हुए मैनेजर ऑफिस से बाहर निकला था। अफ़ान गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मैनेजर वापस कमरे में आया था। सारी डील्स कैंसिल करो इस बुड्ढे के साथ, अफ़ान गुस्से से गुर्राया था। अफ़ान ने अपने शर्ट के ऊपर के बटन खोले थे। सर, आप 3 साल से महक मैडम को ढूंढ रहे हैं।
मैनेजर ने अफसोस से कहा था। मुझे लगता है कि आपको फैसल शाह से तसल्ली से शांति से बात करनी चाहिए थी। अपने गुस्से पर कंट्रोल कर कर वो कहते हुए गए हैं कि उन्होंने महक मैडम को कोठे पर देखा है। मैनेजर ने डरते हुए कहा तो अफान अपनी मुट्ठी मींचते हुए उसके पास आया था। प्लीज सर, मैं महक मैडम के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सर 3 सालों से महक मैडम को आपके साथ ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी का मकसद ही महक मैडम को ढूंढना हो गया है। प्लीज। अफान का गुस्सा देखकर मैनेजर ने अफान के आगे हाथ जोड़े थे। अफान की रूह पल भर में कांप गई थी। वो अपने कदम पीछे लेता हुआ एक बार फिर सोफे पर बैठ गया था। सोफे से अपना सर टिकाकर गहरी सांस लेने लगा था। पता लगाओ फैसल शाह ने कहाँ देखा है महक को। ये कहते हुए अफान का दिल बैठने लगा था। मैनेजर हाँ में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। 20 मिनट बाद मैनेजर हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ वापस लौटा था। उन्होंने बताने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि आपने उनके ऊपर हाथ उठाकर उनको गाली दी है। पहले आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद वो आपको महक मैडम के बारे में कुछ भी बताएंगे। मैनेजर के कहने पर अफ़ान फीका सा मुस्कुराया था। ठीक है, उनको बोलो कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे आज ही महक के बारे में जानना है। मैं अब और इंतज़ार किसी भी हाल में नहीं कर सकता। मैनेजर हाँ में सर हिलाता हुआ एक बार फिर ऑफिस से बाहर निकल गया था। उसे फैसल शाह की सेक्रेटरी से बात करनी थी। वो दुआ कर रहा था कि मुलाकात आज ही हो जाए और उसकी दुआ कबूल भी हुई। उन्होंने 6 घंटे के बाद अफ़ान को अपने ऑफिस में बुलाया था। अफ़ान मैनेजर के साथ फैसल शाह के ऑफिस में गया था। जो भी हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप चाहें तो बदले में मुझे गाली देकर मार भी सकते हैं, मगर अभी मुझे ये जानना है कि आपने इस लड़की को कहाँ पर देखा था और ये मुझे अभी कहाँ पर मिलेगी। अफ़ान के कहने पर फैसल शाह उसे गहरी नज़रों से देखने लगे थे। ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस लड़की में क्या दिलचस्पी है। मैं तुमसे माफ़ी मंगवाने के लिए यहाँ नहीं बुलवाया है। मैंने तो बस ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो तुमने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला है। फैसल शाह के पूछने पर अफ़ान ने अपनी मुट्ठियाँ मींच ली थी। अफ़ान से कुछ बोला नहीं गया था, जबकि मैनेजर ने इसके पीछे की सहारी जबकि मैनेजर ने इसके पीछे की सारी कहानी उन्हें सुनाई थी। वो हैरानी से अफ़ान को देखने लगे थे। मुझे बहुत अफसोस है इस लड़की के लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। मैंने इस लड़की को जयपुर के सबसे बड़े और मशहूर कोठे पर जिस्म फरोशी करते देखा था। उनकी बात एक बिजली की तरह अफ़ान पर गिरी थी। अफ़ान ने तेजी से आंखें मींची थीं। और मैं अब तौबा करता हूँ, ऊपर वाला मुझे माफ़ करे। अब से 3 महीने पहले तक मैं उस कोठे पर जाता रहा था और इस लड़की के साथ मैं 3 बार इसके आगे बात उन्होंने अधूरी छोड़ दी थी और अफ़ान की आंखों में से खून निकलने को तैयार था। आई एम सॉरी अफ़ान। उन्होंने अफ़ान की हालत समझते हुए उससे माफ़ी मांगी थी, मगर अगले ही पल अफ़ान का सब्र टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर ज़मीन पर गिर चुके थे। फैसल शाह अफसोस से इस आलीशान मर्द को देख रहे थे। अफ़ान, बी ब्रेव। उन्होंने हौसला देना चाहा था। अफ़ान के मैनेजर ने भी अपना चेहरा पीछे कर कर अपने आंसू साफ किए थे। क्या आप मुझे इस तक पहुंचा सकते हैं? आज ही। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अफ़ान ने काँपती हुई आवाज़ के साथ कहा तो वो ना में सर हिलाने लगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं तुम्हें इस लड़की तक नहीं पहुंचा सकता। अफ़ान, तुम एक जानी मानी शख्सियत हो। इस दुनिया में तुम्हारा नाम है और वो लड़की तुम्हारे ख़ानदान की है। तुम न्यूज़ में उसका फ़ोटो दे चुके हो। उन लोगों को तुम्हारे आने की खबर भी हुई तो वो इस लड़की को अंदर ही अंदर कहाँ गायब करेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। फैसल शाह की बात को समझते हुए अफ़ान ने अपने आंसू साफ किए थे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अफ़ान ने पूछा था। तुम एक काम करो, अपना कोई भरोसेमंद आदमी जिस पर तुम आँख बंद कर भरोसा करते हो, उसको कोठे पर भेजो। जो आदमी तुम्हारी कज़िन को पहचानता हो, और जब ये कंफर्म हो जाए कि तुम्हारी कज़िन वहीं पर है, तो फिर तुम उस कोठे पर रेड पड़वा दो। वैसे भी तुम्हारी तो सियासत है,
बड़े बड़े अफसर भी घुटने टेक देंगे। उन्होंने एक मशवरा दिया था। अफ़ान कुछ सोचने लगा और फिर एकदम से खड़ा हुआ था। मेरे पास ऐसा आदमी है, लेकिन मुझे फिर भी आपकी मदद की ज़रूरत है। आप उसे इस कोठे पर लेकर जाकर महक तक पहुंचाएंगे। फैसल शाह ने अफ़ान की बात मान ली थी और फिर उन्होंने अफ़ान के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, डोंट वरी अफ़ान, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उनके कहने पर अफ़ान ऑफिस से बाहर निकल गया था और अपने मैनेजर से कह रहा था, मेरे आज ही टिकट बुक करवाओ, मैं आज ही लखनऊ जाऊँगा। फैसल शाह के साथ कोठे पर फैज़ान जाएगा। अफ़ान अपनी गाड़ी में अपने मैनेजर और ड्राइवर के साथ बैठा हुआ कह रहा था। 2 घंटे बाद ही वो लोग लखनऊ पहुंच चुके थे और रात के 8 बज चुके थे। वो अपने घर जाने के बजाय सीधा फैज़ान के घर पर गया था, तो सब लोग लॉन्च में ही बैठे थे। आफरीन बैठी हुई मूंगफली खा रही थी। फैज़ान राबिया बेगम की गोद में सर रखे कालीन पर बैठा था। भाई, आफरीन ने अफ़ान को पुकारा तो राबिया बेगम और फैज़ान ने पलटकर देखा था। आप तो जयपुर से 1 हफ्ते के बाद लौटने वाले थे ना भाई? आफरीन ने खड़े होते हुए पूछा तो अफ़ान ने उसे बैठने का इशारा किया था और फैज़ान को बाहर इशारे से बुला लिया था और खुद भी बाहर की तरफ चला गया था। फैज़ान एक नज़र राबिया बेगम और आफरीन को देखते हुए अफ़ान के पीछे आया था। हाँ भाई, महक मिल गई है फैज़ान, अफ़ान ने गंभीरता से कहा। फैज़ान को लगा जैसे उसके सुनने में गलती हुई। क्या महक मिल गई? उसने एक बार और पूछा था। हाँ, अफ़ान ने उससे कहा था। कहाँ है अफ़ान भाई? मैं उसको दीवानों की तरह ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है महक? फैज़ान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, जबकि दीवार के पीछे खड़ी हुई आफरीन अपना दिल थाम गई थी। मगर उसे वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी फैज़ान, इसलिए तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अफ़ान के कहने पर अगले ही पल में फैज़ान उसके साथ बाहर निकल गया था। गाड़ी सीधा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी और रास्ते में अफ़ान सारी बात फैज़ान को बता रहा था। जैसे जैसे वो फैज़ान को सब कुछ बताता जा रहा था, फैज़ान का चेहरा मायूस होता जा रहा था। वो सुनकर हैरान और परेशान रह गया था। यानी महक जिस्म फरोशी, इससे आगे वो बोल नहीं पाया था और ना ही अफ़ान के अंदर जवाब देने की हिम्मत थी। कुछ देर बाद गाड़ी में दर्दनाक खामोशी छाई रही थी। इसके बाद इस खामोशी को फैज़ान ने तोड़ा था। ये जो कुछ आप बता रहे हैं, इसके बाद महक को कोई भी कबूल नहीं करेगा। ये कहते हुए फैज़ान की आंखों से आंसू निकले थे। इस बात पर अफ़ान ने चौंक कर उसे देखा था। कोई कबूल करे या न करे, लेकिन तुम तो उससे मोहब्बत करते हो ना, तुम तो कबूल कर लोगे? अफ़ान ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए पूछा था। वो जानता था कि सामने बैठा लड़का उसकी बहन का हस्बैंड था और उसने बहन को दिन रात फैज़ान के लिए तड़पते देखा था। फैज़ान का हक था कि उसे उसकी मोहब्बत लौटाई जाती, मगर अफ़ान को एक ज़ोरदार झटका लगा था जब फैज़ान ने बिना कोई जवाब दिए खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया था। अफ़ान ने बड़ी मुश्किल से सब्र का घूंट पिया था और खुद भी खिड़की के बाहर देखने लगा था। वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे और रात 1:30 बजे वापस लखनऊ से जयपुर की फ़्लाइट पकड़ी थी। रात 5 बजे वो दोनों ही अलग अलग कमरों की बालकनी में खड़े थे। दोनों के दिल की कैफियत एक थी। बहुत दिनों बाद आज अफ़ान को अपने दिल में थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। एक बार महक अफ़ान के पास आ जाती तो सर पर लटकी हुई तलवार खत्म हो जाती। आई स्वेयर, जिसने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है, उसके जिस्म से एक एक बोटी नोच लूंगा, अफ़ान खुद से ही कह रहा था, जबकि उसी के बराबर वाले कमरे की बालकनी में खड़ा फैज़ान उभरते सूरज को देख रहा था। वो 3 साल लगातार महक को ढूंढ रहा था, मगर उसके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन था। मगर जब से अफ़ान ने उसे बताया था महक जिस्म परोशी के अड्डे पर है 3 साल से, तो दिल में जलता हुआ वो रोशन चिराग बुझ चुका था। ऊपर वाले महक ठीक ठाक हो और महक कोठे पर है, ये फैसल शाह की गलतफहमी हो, महक वहाँ न हो। फैज़ान ने तड़प कर सोचा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। दिन तेजी से गुजर रहा था। शाम होते ही अफ़ान ने फैज़ान को सब कुछ समझाकर और फैसल शाह के साथ कोठे पर भेजा था और खुद उसने अपनी टीम तैयार की थी। कोठे पर रेड मारने का वारंट वो पहले ही ले चुका था। इस काम में पुलिस वालों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि पुलिस के कुछ लोग ऐसी जगह के कुत्ते होते हैं। फैज़ान
फैसल शाह के साथ कोठे पर गया। उसका दिल बिल्कुल भी काबू में नहीं था, बहुत जोरों से धड़क रहा था। वहाँ की रौनक ही अलग थी, जबकि फैसल शाह हंसते मुस्कुराते हुए अंदर बढ़ रहे थे। खुद को नॉर्मल करो फैजान, वरना तुम्हारा बिहेवियर लोगों को शक करने पर मजबूर करेगा। फैसल शाह के कहने पर फैजान ने खुद को नॉर्मल करना चाहा, मगर नाकाम रहा। एक गंदी सी बदबू ने उसका स्वागत किया था। एक गंदी सी बदबूदार जगह जहाँ पर बहुत सारे कमरे थे और एक जगह पर बहुत सारे तखत रखे थे और हुक्का भी रखा था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, उल्टी आ रही है। फैजान ने घिन खाते हुए कहा तो फैसल शाह ने उसे घूरा था। तुम्हारी ये हरकतें काम खराब करवाएंगी, खुद को मजबूत करो। फैसल शाह ने गुस्से से कहा तो फैजान अपने मुंह पर रुमाल रखते हुए बर्दाश्त किया। अंदर की ओर बढ़ने लगे तो दो लड़कियां फैजान से टकराई थीं, शर्ट पहनी हुई। जाहिल हो? और हाँ साहब, बड़े दिनों बाद आए। हमें तो लगा था अधेड़ उम्र में ही ऊपर वाले को प्यारे हो गए। एक 30-32 साल की औरत फैसल शाह के सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, तू मेरा वक्त बर्बाद ना कर, तू जानती है ना मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, चल अब मेरा काम करवा। फैसल शाह के कहने पर वो जोर से हंसी थी। हाँ हाँ, बहुत जल्दी है तुम्हें, मगर नीलम की बाहों में तो 2 घंटे गुजारते हो। उसने फैसल शाह को छेड़ा, फिर उसकी नज़र माथे पर बल डाले मुंह पर रुमाल रखे फैजान पर पड़ी थी। ये हसीन मर्द कौन है? उस औरत ने आंखों में चमक लिए हुए पूछा था। ये नया है, ये पहली बार आया है, पर इस कोटे का माहौल और हालत देखकर घिन आ रही है। कह रहा है इसे यहाँ पर बदबू आ रही है। फैसल शाह के बताने पर वो औरत एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी थी और फिर फैजान के पास आई। फैजान ने 2 कदम पीछे लिए थे। शुरू शुरू सबको बदबू और गंदगी लगती है, मगर फिर धीरे धीरे उसे इस सब की आदत हो जाती है और अच्छा लगने लगता है। वो इतराते हुए एक अदा से बोली थी, बकवास बंद करो और रानी कहाँ है, ये बता। उसने मुंह बनाते हुए अंदर कमरे की तरफ इशारा किया था। अंदर रानी एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ बैठी थी, ब्लाउज और पेटीकोट पहने हुए थी। एक लड़की उसकी साड़ी की प्लेट बना रही थी और एक लड़की उसके बाल। क्या बात है साहब, बड़े दिनों बाद दीदार नसीब हुआ। रानी बाई फैसल शाह से मुस्कुराते हुए बोली तो फैसल वहीं मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया था। बस कुछ काम की वजह से कंट्री से बाहर गया था और अभी कुछ दिन पहले ही लौटा हूँ। इस दौरान मैंने इस जगह को बहुत याद किया, इसलिए तो सीधा यहाँ आया हूँ और साथ में इस अपने बिजनेसमैन पार्टनर को भी लाया हूँ। उन्होंने फैजान को उससे मिलवाया तो वो जांचती हुई नजरों से फैजान को देखने लगी। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये यहाँ पर मजबूरी में आया है? इसकी शक्ल तो देखो। रानी ने मुंह बनाते हुए कहा था, इसकी शक्ल को छोड़ो, ये पहली बार यहाँ आया है, इसने घबराया हुआ है। फैसल शाह ने कहा, चलो अच्छे वक्त में आए हो, कुछ ही देर में महफिल शुरू होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। नहीं रानी, मुझे महफिल नहीं देखनी, मैंने बहुत मज़े ले लिए हैं, मज़े तो इसे दिलवाने आया हूँ, इसे नीलम से मिलवा दो। तो रानी ने मुस्कुराते हुए देखा, नीलम ही क्यों, यहाँ अब और लड़कियां भी आई हैं। नीलम में अब वो मज़ा नहीं, नीलम तो अब पुरानी हो गई है। रानी बाई के कहने पर फैजान के गले में उल्टी उभर कर आई थी। वो सब लोग महक के बारे में बातें कर रहे थे और फैजान ने शिद्दत से दुआ की थी कि महक यहाँ पर ना हो और जिस लड़की की बात हो रही हो वो महक ना हो। नहीं नहीं, कोई और लड़की नहीं, तुम तो जानती हो नीलम मुझे पसंद है और अगर नीलम तैयार नहीं है तो हम यहाँ से जाते हैं। फैसल शाह के कहने पर तो रानी भाई ने उन्हें बैठने का इशारा किया था। उसमें इतनी मजाल कि वो तैयार ना हो या हमें मना करे। 5 मिनट सब्र करो, मैं उसे तैयार करवाती हूँ, रानी ने कहा था और साड़ी का पल्लू सेट होते ही उसने लड़की को इशारा किया था। लड़की उसका इशारा समझते हुए बाहर निकल गई थी। फैजान के कदम भी डगमगाने लगे थे तो वो मजबूरन फैसल शाह के बराबर में बैठ गया था। रानी की नजरें फैजान पर ही अटकी हुई थी, जिसकी हरकतें कुछ गड़बड़ का इशारा कर रही थीं। तुम परेशान मत हो फैजान, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम्हारा पहली बार है इसलिए तुम घबरा रहे हो, बहुत सुकून मिलेगा। ये जगह सुकून है, फैसल शाह ने रानी के सामने फैजान को समझाते हुए कहा था। रानी भी मुस्कुराने लगी थी। इतने में ही वो लड़की कमरे में वापस आई थी। तैयार कर दिया है नीलम को। उस लड़की के कहने पर फैजान को खड़ा होने का इशारा किया था।
लो जाओ, इन्हें और नीलम के कमरे में छोड़ आओ। रानी के कहने पर वो लड़की फैजान को अपने साथ ले गई थी। गोल मोल रास्ते से गुजरते हुए वो लड़की एक दरवाजे पर रुकी थी। दरवाजे पर एक गहरी लाल रंग का पर्दा डला हुआ था। अंदर है नीलम। वो लड़की ये कहते हुए पलटकर चली गई थी। फैजान ने कटते हुए हाथों से दरवाजा खोला और फिर अंदर से दरवाजा बंद किया था। ऊपर वाले, ये महक ना हो। उसने जोर से आंखें मीची थीं और फिर पलटकर बेड की तरफ देखा था। एक दुबली पतली लड़की बेड पर बैठी थी। गुलाबी कलर का डीप गले का ब्लाउज पहने हुए गर्दन के नीचे का हिस्सा और कमर के पीछे का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बाल कमर और कंधों पर बिखरे हुए थे। नीचे भी गुलाबी प्लाजो और होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। उसको देखकर फैजान ने एक गहरी सांस ली थी। वो महक नहीं थी। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कुराहट आई थी। सुकून की एक लहर पूरे वजूद में उतर गई थी। वो लड़की महक नहीं थी, क्योंकि महक तो एक सेहतमंद लड़की थी। बिना मेकअप के ही नजर लग जाने की हद तक हसीन लगती थी। भारी भारी गुलाबी गुलाबी गाल थे उसके। उसका जिस्म दुबला पतला नहीं था। वह भी सोच ही रहा था कि बेड पर बैठी लड़की ने अपने गले से दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया था। फैजान फौरन पलटा था, क्योंकि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो पूरा हो चुका था। वो अब 1 मिनट और भी इस बेकार जगह पर नहीं रुक सकता था। फैजान ने बेड के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या खिदमत चाहिए साहब? हल्की आवाज में पूछा गया था, और महक की आवाज तो वह हजारों में भी पहचान सकता था। महक। उसके होठ कपकपाए थे। जो आंखें कुछ देर पहले शुक्र से बंद हुई थीं, उसमें से अब आंसू बहने लगे थे। उसने पलटकर एक बार फिर उस लड़की को देखा था। वो महक तो नहीं थी। फिर उसकी आवाज महक जैसी क्यों थी? कदम कदम चलता हुआ वो इस लड़की के पास आया था, ताकि पास से ठीक से पहचान सके। कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता था। उसने आगे बढ़कर नजरें झुकाए उस लड़की का चेहरा ऊपर उठाकर देखना चाहा था, लेकिन फिर एकदम से हाथ पीछे किया था। उसे लगा था कि उसने उसको छुआ तो वो भी इस गुनाह का बराबर हिस्सेदार बन जाएगा। कुछ ही देर बाद नीलम ने अपना चेहरा ऊपर उठाया था और उसके होठों से आवाज निकली थी, फैजान। अब तो ये साफ पता चल गया था कि सामने बैठी लड़की महक ही थी। महक। फैजान की आंखें नम होने लगी थीं। वो कदम पीछे हटता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा था। बेड पर बैठी महक को कोई झटका नहीं लगा था। वो बेड पर बैठी हुई फैजान को दरवाजे की तरफ जाते हुए देख रही थी, और अगले ही पल कमरे का दरवाजा खोलते हुए फैजान कमरे से बाहर निकला था। वो तेजी से भागते हुए कोठे से बाहर निकला था। आंसू तेजी से आंखों से बह रहे थे। वो भागा था। 2 बार रास्ता भी भटका था, लेकिन फिर सही रास्ता मिलते ही बाहर की तरफ भागा था। उसे भागता हुआ देख लड़कियां हैरान हुई थीं। ये खबर फौरन रानी तक पहुंचाई थी। रानी के कमरे में बैठे फैसल शाह भी तेजी से उठकर बाहर गए थे। अगले ही पल रानी की आईब्रो ऊंची थी। नीलम को गायब करो अभी फौरन, और नीलम को कपड़े पहनाकर इस कमरे में किसी और को बिठाओ। रानी गुस्से से बोली तो दो लड़कियां तेजी से उस कमरे की तरफ भागी थीं जिसमें नीलम थी। फैसल शाह तेजी से भागते हुए फैजान के पास आए थे। फैजान दीवार की तरफ खड़े हुए उल्टी कर रहा था। वो परेशान होते हुए उसकी पीठ थपकाने लगे। फिर फैजान को सहारा देते हुए उन्होंने गाड़ी में बिठाया था। उन्होंने पहली फुर्सत में अफ़ान को कॉल मिलाई थी, क्योंकि फैजान काम बिगाड़ चुका था। वो महक ही थी। अफ़ान गुस्से से फैजान से पूछ रहा था, जो गाड़ी में बैठा अब बिलक बिलक कर रो रहा था। हाँ हाँ भाई, वो महक ही थी। फैजान के मुंह से सुनते ही अफ़ान ने फौरन कॉल कट कर दी थी। वहां पर नॉर्मल यूनिफॉर्म में तैनात गार्डों और कुछ पुलिस के लोग जो अभी तैनात किए गए थे, वो फौरन कोठे में घुसे थे और चीखों पुकार के साथ पूरे कोठे में फैलते चले गए थे। उन्होंने सबसे पहले नीलम को उन लड़कियों में से अलग किया था। रानी ने खुद नीलम को गार्ड्स को सौंपा था और फिर मुस्कुराई थी। मैंने खुद कहा था अफ़ान, तुम वहां पर खुद नहीं जा सकते। किसी भरोसेमंद आदमी को भेजना। ऐसा होता है, अगर कोई वहां फंस जाए तो आप जान की बाजी लगाकर भी उसे वहां से निकाल सकते हैं। फैसल शाह अफसोस से कहते हुए बाहर निकल गए थे, जबकि अफ़ान खौफ ज्यादा कदमों से चलते हुए फैजान के पास बैठा था, जो जब से आया था बस रो ही जा रहा था। वो ठीक थी फैजान? ये पूछते हुए अफ़ान की आवाज़ कँपकपाई थी, तो फैज़ान की आंखों से और आंसू बहने लगे थे। हमारी महक ठीक थी। अफ़ान ने इस बार फैज़ान को झंझोड़ा था। वो अब हमारी महक नहीं रही, वो अब नीलम है। नीलम आधे कपड़े पहने तवायफ है। फैज़ान के कहने पर अफ़ान पत्थर जैसा हुआ था।
कह रही थी, क्या खिदमत चाहिए साहब? फैजान की आवाज लड़खड़ाई थी। 3 सालों से वो अपने कमरे में आने वाले हर मर्द से यही पूछती होगी, क्या खिदमत चाहिए साहब? फैजान ने कहते हुए टेबल पर रखा गिलास को फेंका था, जबकि अफ़ान इस कदर पत्थर बन चुका था कि अगर हवा भी उसे छूती तो कतरा कतरा होकर बिखर जाती। सब वहां पर कह रहे थे कि आप तो महक के साथ काफी वक्त गुजारते थे। इस इंसान ने न जाने कितनी बार महक के साथ ये बताते हुए फैजान चीख चीख कर रोने लगा था। मैंने देखा है उसे, जो वहां पर है वो महक नहीं है जिससे महक हो सकती है, मगर उसके अंदर महक नहीं बची है। उसे वहीं पर रहने दीजिए, अब वो हमारी महक नहीं रही। जमीन पर बैठते हुए फैजान बोला था। अफ़ान जलती हुई आंखों से उसे देखने लगा और कुछ देर बाद हिम्मत कर कर खड़ा हुआ था। दीवार का सहारा लेते हुए कमरे से बाहर निकल गया और कांपते हुए हाथों से मैनेजर को कॉल मिलाई थी। महक, महक मिल गई है? अफ़ान ने कपकपाती आवाज में पूछा था। जी सर, मगर न जाने क्यों मुझे ये महक मैडम नहीं लग रही हैं। मैनेजर ने परेशान होते हुए कहा था। फोटो भेजो मुझे उसका, अफ़ान ने कहा। अगले ही पल में अफ़ान के फ़ोन पर मैनेजर के मैसेज की नोटिफिकेशन आई थी। कुछ देर अफ़ान से फ़ोटो खोलने की हिम्मत नहीं हो पाई थी, पर फिर जब फ़ोटो खोल कर देखा तो आंखें चकरा गई थीं। वो महक तो नहीं थी। फिर वापस कमरे में गया। तुम्हें पक्का यकीन है फैज़ान कि वो महक ही थी? अफ़ान के पूछने पर फैज़ान ने हाँ में सर हिलाया। उसने मेरा नाम पुकारा था। फैज़ान, फैज़ान ने बताया था कि तुम इस लड़की से मिलकर आ रहे हो? अफ़ान ने पूछते हुए अपना फ़ोन फैज़ान के आगे किया तो फैज़ान ने ना में सर हिलाया था। नहीं, कपड़े यही थे, मगर ये महक नहीं है। फैज़ान के कहते ही अफ़ान ने फ़ौरन मैनेजर को कॉल मिलाई। ये महक नहीं है, महक कोठे पर ही है। उस कोठे को सील करो, कोई अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। अफ़ान ने गुस्से से कहा। सर, रानी को अरेस्ट कर लें। रानी समेत कोठे पर हर एक इंसान को अरेस्ट करो, हर लड़की और इस आदमी को। अफ़ान के कहने पर मैनेजर के कोठे के अंदर चलता गया। थोड़ी देर वहां का हर इंसान अरेस्ट हो चुका। रानी के अरेस्ट होते ही पुलिस वालों पर ऊपर से प्रेशर पड़ने लगा कि रानी को छोड़ दें, मगर अफ़ान का नाम सुनकर कोई बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रानी समेत कोठे पर काम करने वाली हर लड़की को प्राइवेट जगह पर ले जाया गया था, जहां पर छोटे छोटे से कमरे थे। अपनी आस्तीन चढ़ाता हुआ अफ़ान अंदर की तरफ बढ़ा था। पूरा कोठा देखने के बाद भी महक कहीं नहीं मिली थी। अफ़ान के अंदर जाते ही उसके जबड़े तने थे और रानी गुस्से से आग बबूला हुई बैठी थी। तेरे कोठे से आने वाले हर एक इंसान की चमड़ी उधेड़ दूंगा जब तक वो उगलेगी नहीं कि महक कहाँ है। तो रानी के माथे पर बल गहरे हुए। अफ़ान की बात सुनकर लेडी कांस्टेबल अगले कमरे में गई, जहां कोठे की औरतें थीं, और पल भर में उन औरतों की रोने पीटने की आवाज ने रानी को डरा कर रख दिया था। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मेरी लड़कियों पर हाथ उठाकर। एक फोन कॉल करने की देर है, तुम्हारे अफसर भागते नजर आएंगे। रानी चीख कर बोली थी, जब एक जोरदार थप्पड़ के पड़ने पर उसकी बोलती बंद हुई थी और उसके होश उड़े थे और दिमाग चकराकर रह गया था। अफ़ान खान जदा का जोरदार थप्पड़ रानी के होठ पर पड़ चुका था। और ये तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें हम एक फोन कॉल करने की मोहलत भी देंगे? अफ़ान ने अपना हाथ पीछे किया तो मैनेजर ने उसका हाथ पर एक नोकदार चाकू रखा था। महक को कहाँ पर छुपाया है? अफ़ान ने खतरनाक अंदाज में पूछा था। 3 साल का गुस्सा एक साथ निकल रहा था। जब रानी ने कहा, मैं नहीं जानती, तो अफ़ान ने उसका हाथ टेबल पर रखते हुए चाकू रानी के हाथ पर मार दिया था। रानी की दर्दनाक चीखें कमरे में गूंज गई थीं। फिर एक लेडी कांस्टेबल कमरे में आई थी। रानी की बहन चंदा ने उगल दिया है कि महक कहाँ पर है। एक बेसमेंट में है, वहाँ छुपाया है इन्होंने महक को। पुलिस के बताने पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। रानी को अपने सर पर अपनी मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे इसके जिस्म का एक हिस्सा भी सलामत नहीं चाहिए, मगर इसकी चीखें बाहर ना आए। सबसे पहले इसकी जबान बांधो, गुस्से से कहता हुआ अफ़ान बाहर निकल गया था। मैनेजर फौरन अफ़ान के पीछे भागा था। सर, आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर प्रेस वाले, मीडिया वाले वहाँ। मैनेजर परेशान होता हुआ उसके पीछे चल रहा था। वहाँ पर महक है, और जिस जगह पर वो है और जिस जगह पर वो हो सकती है, क्या वहाँ पर मैं नहीं जा सकता? जाऊंगा तो महसूस कर सकूंगा ना कि उसने 3 साल से उस जहन्नम में क्या महसूस किया है।
अफ़ान गुर्राया तो मैनेजर गुस्से से चुप हो गया। अफ़ान के साथ मैनेजर भी गाड़ी में बैठ गया था। अफ़ान बार-बार अपने दिल पर हाथ फेर रहा था। कोठे को सील कर दिया गया था। प्रेस वाले वहां पहले से ही आ चुके थे। अफ़ान अंदर की तरफ बढ़ा था। चंदा की बताई हुई जगह पर पहुंचकर उन लोगों ने तख्त हटाया था तो नीचे मिट्टी से भरा कुछ सामान रखा हुआ था। सर, मुझे तो यहाँ पर कोई बेसमेंट नजर नहीं आ रहा है, मैनेजर ने परेशान होते हुए कहा था। पुलिस वाले ये सुनकर तेजी से कमरे की छानबीन करने लगे थे कि तभी अफ़ान की नज़र दीवार से लगी झाड़ू पर पड़ी थी। अफ़ान ने आगे बढ़कर दीवार पर से झाड़ू हटाई तो एक बारीक कड़ी थी। वो सब लोग जल्दी से उसे तोड़ने लगे थे। वो चकनाचूर हुई थी। उन्होंने तोड़ा तो वो एक हिस्सा एक छोटे से टैंक की तरह जमीन से अलग हो गया था। ऊपर वाले अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा था। अंदर की घुटन महसूस करते हुए अफ़ान की हालत खराब हुई थी। दो पुलिस वाले अंदर उतरे थे। फिर उनके पीछे अफ़ान अंदर एक छोटा सा बेसमेंट था जहां कोठे के एक कमरे की खिड़की खुली थी ताकि अंदर मौजूद लोग सांस ले सके। अंदर बेसमेंट में 4 लड़कियां मौजूद थी जो पुलिस वालों और अफ़ान को देखते ही खड़ी हुई थी। अफ़ान आगे बढ़ा था और चौथी लड़की के पास जाकर खड़ा हुआ था। वो लड़की जमीन पर सर घुटनों में दिए हुए बैठी थी। अफ़ान उसके साथ जमीन में बैठा था। महक, बहुत नरमी से उसके नाम से पुकारा था तो महक ने सालों बाद उसके असली नाम से उसे पुकारे जाने पर सर उठाकर देखा था। पर उसके सर उठाते ही जैसे अफ़ान का दिल धड़कना भूल गया था। महक 2 सालों से कहाँ थी, ये आपको नेक्स्ट स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।